नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हो एमएच न्यूज। भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। इन राज्यों में से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है। अब ऐसे में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल अभी से ही गरमाना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल को अपना गढ़ समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाना बनाने के लिए एआईएमआईएम मुखिया को आड़े हाथों ले लिया। ममता कहती हैं कि अल्पसंख्यकों के वोटों को बांटने के लिए भाजपा ने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वो वोटों को बांटने का काम करती है। ममता ने कहा कि भाजपा एआईएमआईएम को पैसे देकर वोट बंटवाने का काम कर रही है। अब ममता के इस बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दे डाला। ओवैसी कहते हैं कि मुझे खरीदने वाला इस पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। ममता अशांत और बेचैन होकर ऐसे बयान दे रही है। अब ममता का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट को बयां करता नजर आया, क्योंकि भाजपा का बंगाल में रैली प्रदर्शन हाल ही के दिनों में काफी बेहतरीन रहा है, जिसके बाद बीते कुछ दिनों में ममता की पार्टी के कई नेता ममता का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामने के लिए टीएमसी को अलविदा कह चुके हैं, जिस बात को अपने बयान में ओवैसी भी कहीं ना कहीं दोहराते नजर आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ममता और ओवैसी की बयानबाजी जारी रहे। लेकिन एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि अब ममता को यह डर लगने लगा है कि कहीं ममता का गढ़ भाजपा ना उड़ा ले जाए। इसलिए वो भाजपा पर निशाना साधने के लिए ओवैसी को कड़ा मोहरा बना रही है। हालांकि ममता की ये बौखलाहट तो तभी से नजर आने लग गई थी जब ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला बोल दिया था। लेकिन ममता का यह स्टंट उन्हीं पर भारी पड़ गया था। ममता वैसे तो पूरी कोशिश में जुटी हुई है इस वक्त कि वो भाजपा को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा ले, लेकिन भाजपा का दिन पर दिन बेहतरीन प्रदर्शन उनके लिए राजनीतिक रोड़ा बन सकता है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब ऐसे में बंगाल में चुनावी सियासत और गरमाने वाली है, जो काफी दिलचस्प होने वाला है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं। आजम और उनका परिवार रामपुर जेल में बंद है। इसी बीच आजम खान को लेकर एक और खुलासा हुआ है। अब रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में घरों में तोड़फोड़ करने के साथ ही भैंस बकरी लूटने के मामले में भी आजम खान का नाम शामिल कर लिया गया है। आरोप है कि डूंगरपुर में जबरन घर खाली कराते वक्त वहां के लोगों के घरों में लूट की गई थी। आरोपियों ने पीड़ितों के घर से कीमती सामान से लेकर भैंस बकरियां भी लूट ली थी। आरोप है कि ये सब आजम खान के कहने पर हुआ था। पुलिस ने डूंगरपुर मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों के आधार पर विवेचना के बाद आजम खान का नाम मामले में शामिल कर लिया है। वहीं जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आजम खान की घेराबंदी शुरू हो गई थी, लेकिन आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच में भी समाजवादी पार्टी सरकार में वक्फ मंत्री रहे आजम खान का नाम सामने आया है। सीबीआई को जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का आजम के मंत्री रहने के दौरान खूब दुरुपयोग हुआ। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी। उस सरकार में आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। इस बीच आजम खान की 7 भैंसें गायब हो गई थी। अफसरों को सभी कामकाज छोड़ भैंस ढूंढने में लगा दिया गया था, लेकिन जब भैंसें नहीं मिली तो आजम ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा दिया और अब भैंस बकरी लूट मामले में ही आजम फंस गए हैं। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। मेट्रो के लिए बनने वाले कार शेड पर उद्धव ठाकरे कई महीनों से झूल रहे हैं, लेकिन कार शेड का मामला क्लियर ही नहीं हो रहा है। इसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगता ही जा रहा है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने माना है कि जो जमीन कार शेड के लिए दी गई है उसमें कई खामियां हैं। ऐसे में सरकार उस आदेश को वापस ले या फिर कोर्ट उसे खारिज कर देगा।
जैसा कि जिस जमीन को मेट्रो कार शेड के लिए दिया गया है उसे केंद्र सरकार ने नमक की जमीन बताते हुए अपना हक जताया है। दरअसल कार शेड की जमीन पर पहले से ही काफी विवाद रहा है, वहीं इसमें केंद्र सरकार भी अब कूद गई है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मेट्रो कार शेड को आरे के जंगलों से हटाकर कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का फैसला किया, लेकिन अब जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार इस जमीन को अपना बताती है, जैसा कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के DPIIT विभाग की तरफ से महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के चिट्ठी लिखकर वहां कार शेड नहीं बनाने और इस बारे में कलेक्टर को जरूरी आदेश देने की गुजारिश की गई थी। जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की बात नहीं मानी तो केंद्र सरकार हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने उसी मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की है। उधर इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया है। एनसीपी नेता और राज्य मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि जब बीजेपी सरकार थी वो जमीन महाराष्ट्र की थी, अब उनकी सरकार नहीं है तो वो इसे अटकाने का काम कर रही है। दरअसल मुंबई मेट्रो के कार शेड का मामला हमेशा से ही विवादों में रहा है। बीजेपी सरकार ने जब आरे के जंगलों में कार शेड बनाने का निर्णय लिया तो उसका काफी विरोध हुआ। उस विरोध में शिवसेना भी शामिल थी। किसी तरह से सबको समझा बुझाकर वहां कार शेड बनाने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन तभी बीजेपी की सरकार चली गई और उद्धव सरकार ने कार शेड को कांजूर मार्ग शिफ्ट कर दिया। बावजूद कार शेड पर विवाद खत्म नहीं हुआ है और अब हाई कोर्ट ने भी मान लिया है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। ऐसे में मेट्रो कार शेड पर बीजेपी को घेरने वाली शिवसेना एक बार फिर खुद घिर गई है। आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ाने वाली है। योगी के गढ़ में केजरीवाल सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी भनक पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रही थी, जब केजरीवाल ने अपने सबसे खास आप नेता संजय सिंह को लखनऊ भेज वहां की सियासत समझ रहे थे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विरोधी दलों को टक्कर देती हुई दिखाई देगी, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली से बाहर का रास्ता कभी आसान नहीं रहा है। इससे पहले केजरीवाल हरियाणा, गोवा और गुजरात में भाग्य आजमाने गए थे, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी हर जगह पूरी तरह फेल हुई है। पश्चिमी राज्य गोवा में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। यहाँ पार्टी के दो दिग्गज नेता आशुतोष और कुमार विश्वास लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। राज्य में दोनों नेताओं के डेरा जमाए रहने के बावजूद पार्टी को विधानसभा चुनाव के नतीजों से करारा झटका लगा। यही हाल केजरीवाल का हरियाणा में भी हुआ था। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल हरियाणा की 90 में से 46 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके थे, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल नहीं रहा। जबकि 2017 में हुए गुजरात चुनाव में तो आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत हुई कि केजरीवाल ने दोबारा गुजरात जाने की कोशिश भी नहीं की। इन सब के बीच केजरीवाल ने यूपी में योगी के गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल को अपनाकर यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का लालच दिया। दिल्ली सरकार ने शहर के रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का कर्ज मुहैया करने की स्कीम भी लागू की है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। अब यही मॉडल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल अपनाने जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से अनभिज्ञ भी नहीं है। वो यूपी की राजनीति से न केवल अच्छी तरह परिचित हैं, बल्कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ चुके हैं। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा वोट अरविंद केजरीवाल को मिले थे। वहीं केजरीवाल के यूपी चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का मजाक भी उड़ना शुरू हो गया है। ट्विटर पर यूजर लिख रहे हैं कि मस्त जोक मारा रे। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यूपी में आप, कांग्रेस और नोटा के बीच टफ फाइट। योगी के गढ़ में केजरीवाल क्या गुल खिलाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके चुनाव लड़ने के ऐलान से सपा,
कांग्रेस और बीएसपी को झटका लग सकता है, क्योंकि केजरीवाल का मुकाबला इन्हीं पार्टियों से यूपी चुनाव में होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। 2 दिन के विशेष सत्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने ये दिखाने की कोशिश की कि राज्य सरकार विकास की गंगा बहा दी है और विपक्ष का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। राज्य में पूरी तरह घिरे सीएम उद्धव ठाकरे विशेष सत्र के दौरान अपनी सरकार को डिफेंड करते नजर आए। सीएम ने इस बार मंदिर का मामला उठाया। दरअसल राज्य में मंदिर खोलने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आमने सामने हो चुके हैं। अक्टूबर के महीने में उद्धव और राज्यपाल कोश्यारी के बीच बहस छिड़ गई थी। मंदिरों को खोलने को लेकर राज्यपाल ने तंज कसते हुए कहा था कि क्या उद्धव सेकुलर हो गए हैं। उद्धव ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके हिंदुत्व को लेकर किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हालांकि उद्धव अपने सहयोगियों के दबाव के आगे मंदिर नहीं खोल सके, लेकिन हिंदुत्व की छवि जो उनकी धूमिल हो रही थी उसको साफ करने की कोशिश की है। उद्धव ठाकरे ने पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए फंड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि ये सरकार प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर अपनी परंपरा को जीवित रखेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से ये काम किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से भी ऐसे मंदिरों की पहचान करने में मदद मांगी है। इसके अलावा भी कई दूसरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की, लेकिन मंदिर पर लिए गए उद्धव ठाकरे के फैसले से ये साफ हो गया है कि शिवसेना को भी समझ आ गया है कि सेकुलर का ढोंग करने से उनकी राजनीति की गाड़ी नहीं चलने वाली है। देश और दुनिया के उन तमाम देशों में कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन जारी है, जहां किसान आंदोलन के समर्थक रहते हैं। इन देशों में एक देश कनाडा भी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आपको याद होगा ही, जिस बयान में उन्होंने भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर सवाल उठाया था। उन्होंने बयान दिया था जिस बयान के मुताबिक कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहेगा, और बाकी भी टीका टिप्पणी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को कड़ी चेतावनी दे दी गई है। उन्हें भारत की तरफ से अब समन भेज दिया गया है, जिस समन में भारत ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दिया गया बयान स्वीकारा नहीं जाएगा। अब ऐसे में सबके दिमाग में यही सवाल होगा कि क्या इस रंजिश की वजह से भारत और कनाडा के संबंध में दरार तो नहीं पड़ जाएगी। तो आपको बता दें कि इस बात को भी भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है। एक समन से 2 देशों के बीच दरार नहीं पड़ सकती। लेकिन इससे पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते कनाडा के विदेश मंत्री फ्रेंकोइस फिलिप द्वारा आयोजित कोविड-19 के मंत्री समन्वय समूह की बैठक को छोड़ दिया था, जिसके बाद भारत के भेजे गए इस समन ने कहीं न कहीं कनाडा की बोलती बंद कर दी है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अगली बार कनाडा ने भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो और कड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।